हाय, आई एम डॉक्टर सुखवीर सिंह। नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो वो तो सब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं, पर क्या केवल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग? थोड़ा स्मार्टनेस इसमें होना चाहिए, थोड़ी इंटेलिजेंस इसमें होनी चाहिए कि कौन सी ब्रांच अपन को आगे प्रॉफिट दे सकती है, कौन सा रियल में चूज करना सही है। तो जो जनरल ब्रांचेज हैं जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, साइकाइट्री, पीडिया, ऑर्थो, गायनी, ऑप्थेल्मो, इनके बारे में सब जानते हैं। मगर कुछ मेडिसिन की नई ब्रांचेज हैं, उनके बारे में एमबीबीएस में भी बहुत कम पढ़ाया जाता है या इतना डीपली उनके बारे में नहीं सिखाया जाता, और ये भी ध्यान नहीं होता काउंसलिंग के टाइम पे कि ये ब्रांचेज क्या हैं, ये क्लिनिकल हैं या नॉन क्लिनिकल हैं या पेरा क्लिनिकल ब्रांच है, इनके अंदर क्या हो सकता है, क्या इनका स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या इनको अच्छी रैंक पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जीरियाट्रिक मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ट्रॉपिकल मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजिकल एंड रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, पैलिएटिव मेडिसिन, तो इनके बारे में इतना नहीं पता होता। उन्हीं में ही एक है इम्यूनोहीमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। मैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का रेजिडेंट हूँ, तो इसके बारे में आज अपन बात करते हैं कि ये ब्रांच क्या है। क्या ये केवल ब्लड बैंक है? क्या इसमें केवल ब्लड बैंक ऑफिसर बनाए जाते हैं? क्या इसमें पेशेंट के साथ में भी टच है? क्या ये क्लिनिकल है या नहीं है? तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जब इस ब्रांच को लेने की सोचते हैं या इस ब्रांच के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या ये पैथो ही है या पैथो की ब्रांच है या मेडिसिन की ब्रांच है? तो ये एक डिस्टिंक्ट स्पेशलिटी है। और जो एमडी का एनएमसी की तरफ से जो एमडी का करिकुलम है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें इसके बारे में बताया गया है, लिखा हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन हैज इमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट स्पेशलिटी नॉट कन्फाइंड टू ब्लड बैंक अलोन बट हैज रीच्ड द पेशेंट्स बेड साइड। इसका मतलब पेशेंट टच तो इसमें है, ब्लड बैंक नहीं है ऐसा नहीं, ब्लड बैंक भी है। तो इसके अंदर क्या क्या है, आइए अपन बात करते हैं इम्यूनोहीमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के बारे में। तो इस ब्रांच में अपन सीखते हैं ब्लड सेंटर रन करना, मैनेज करना, किस तरीके से सेफ ब्लड पेशेंट को पहुंचाया जा सकता है, जिसमें डोनर से ब्लड लेके और रेसिपिएंट तक पहुंचाने का पूरा काम ब्लड सेंटर का रहता है। किस तरीके से डोनर स्क्रीनिंग की जाती है, परफेक्ट डोनर चूज करके उससे ब्लड लेके किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, और ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स, एफएफपी, क्रायो। वो बनाने के बाद में टीटीआई टेस्टिंग, टेस्ट लैब में टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद में रेसिपिएंट को सप्लाई किया जाता है। एक क्रॉस मैच करने के बाद में परफेक्ट मोस्ट कंपेटिबल ब्लड यूनिट पेशेंट को सप्लाई की जाती है। ये इसका एक पार्ट है ब्लड सेंटर। ब्लड सेंटर चलाते टाइम ब्लड सेंटर में काफ़ी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना, एबीओ ब्लड ग्रुप की इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, अब किस तरीके से अपन ब्लड इशू करेंगे, मदर का ब्लड क्या है और इन्फेंट है 1-2 दिन का, तो उसे कौन सा ब्लड जाना चाहिए। ये सब काफ़ी क्वेश्चनर इसके अंदर चैलेंजेस आते रहते हैं जिनको डील करना होता है। एबीओ और आरएच ये 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इनके अलावा केल, डफी, किड, जेके, लूथरान, एमएनएस, काफ़ी ऐसे ब्लड ग्रुपिंग हैं जिनके साथ में भी इस ब्रांच में खेलना पड़ता है। तो इसका पहला पार्ट था कोर ब्लड बैंकिंग या ब्लड सेंटर मैनेजमेंट। दूसरा अपन चलते हैं तो हेमेटोलॉजी लैब
इसका सेकंड पार्ट है। लैब्स इसके अंदर काफ़ी हैं, जैसे टीटीआई लैब में एलाइजा, पीसीआर जैसी काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और ट्रांसमिएबल डिजीज़ हैं उनकी अपन इसमें टेस्टिंग करते हैं। क्रॉसमैच लैब के अंदर पेशेंट का सैंपल और जो यूनिट प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको अपन क्रॉस मैच करके देख के और एक परफेक्ट कंपेटिबल यूनिट देते हैं। तो क्रॉस मैच लैब इसमें होती है। HLA एंड फ्लो साइटोमेट्री लैब भी इस ब्रांच के अंदर रन करने को मिलती है। और HLA कंपेटिबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसप्लांट के लिए। तो इस ब्रांच का बहुत अच्छा स्कोप है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी के रूप में। जितने भी ट्रांसप्लांट सेंटर है उन्हें एक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन परफेक्ट डोनर हो सकता है। उसके लिए HLA टेस्टिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है और मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी और बहुत रेस्पेक्टिव है। अब देखते हैं इसके अंदर प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर प्रोसीजर करने को मिलते हैं, जैसे एफेरेसिस प्रोसीजर। एफेरेसिस एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एक मशीन से कई काम किए जा सकते हैं, जैसे प्लाज्मा फेरेसिस, यूफेरेसिस, प्लेटलेट फेरेसिस। तो ये अपन को एज ए ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट करने को पेशेंट साइड मिलते हैं। थेरेप्टिक एफेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज जैसे गुलियन-बार सिंड्रोम, माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस, काफ़ी ऐसे क्लिनिकल ऑटो इम्यून केसेज है जिसका अच्छा ट्रीटमेंट तो एफेरेसिस ही है। और प्रोसीजर इसमें करने को मिलते हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन नियोनेट्स। अगर बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा है बच्चे का तो उसको अपन फोटोथेरेपी देते हैं। अगर 40 से ऊपर चला गया, हो सकता है वो कंडक्टेरियस में चला जाए और फोटोथेरेपी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अपन को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। रेड सेल एक्सचेंज, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, उसे ट्रांसफ्यूज करते रहो। ऐसे तो उसका जो सिकल्ड हो रही RBC है वो जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक ऑक्सीजन, एनाल्जेसिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए एफेरेसिस टेक्नोलॉजी को यूज करके रेड सेल एक्सचेंज प्रोसीजर करना पड़ता है। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन, PRP थेरेपीज आपने सुना होगा, हेड्स में, जॉइंट्स में बहुत जगह PRP थेरेपी का यूज होता है। और प्रोसीजर देखें एडवांस में तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एप्लास्टिक एनीमिया, CML, ऐसे कई केसेस हैं जिनके अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज ए इम्यूनोहेमेटोलॉजिस्ट स्टेम सेल का हार्वेस्टिंग करना ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट का काम है। तो ये थे प्रोसीजर जो अपन इस ब्रांच के अंदर कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या ये ब्रांच क्लिनिकल है, क्या इसमें पेशेंट साइड जाते हैं, क्या इसमें OPD होती है। बिग क्वेश्चन जिसको देखकर बहुत लोग इस ब्रांच को छोड़ देते हैं, जिसके बारे में नहीं पता होता। तो पहला एविडेंस मैं आपको देना चाहूँगा NMC की PG करिकुलम गाइडलाइन का। ये देखो, इसमें लिखा है प्रैक्टिस एंड हैंडल इंडिपेंडेंटली मोस्ट ऑफ द डे टू डे प्रॉब्लम्स एज एनकाउंटर्ड इन ए सेफ, इफेक्टिव एंड एथिकल मैनर। प्लान ए कंप्रहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इंडिपेंडेंटली। मतलब आप पेशेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। क्या OPD होती है? बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं इंडिया में जो एनीमिया क्लिनिक के नाम पे OPD चलाते हैं। कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में जहां पर, जैसे कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज, जहां पे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की OPD वार्ड्स
आईसीयू, एचडीयू, ये सब भी चलते हैं। तो फिर इन ओपीडीज में किया क्या जाता है? इनमें देखा जाता है बिनाइन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर मैनेजमेंट, एनीमिया क्लिनिक, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे हीमोफीलिया, आईटीपी, टीटीपी। इसके अलावा इस ओपीडी में देखा जाता है एबीओ एंड आरएच इनकम्पेटिबिलिटी मैनेजमेंट, पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट, पेशेंट कहीं भी एडमिट हो उसे कितना क्या ब्लड रिक्वायरमेंट है, क्या ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, या ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट है और कौन से कंपोनेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सब मैनेज करना पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट एक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट का काम है। और बहुत अच्छे हायर सेंटर्स हैं जिन पे अब ये काम सिर्फ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट करता है। इनके अलावा ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट, ट्राली, टेको, इन सब का मैनेजमेंट भी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट करता है। कई बार ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम्स आती है कि कंपेटिबल यूनिट नहीं मिल रही, उसकी इन्वेस्टिगेट करके और परफेक्ट ट्रांसफ्यूजन, रिस्क मिनिमाइज ट्रांसफ्यूजन करना। तो इस टाइप के ओपीडी प्रोसीजर, ओपीडी वर्क्स भी इस ब्रांच के अंदर मिलते हैं। तो इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इज ए गुड क्लिनिकल ब्रांच। तो जिसको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको लेनी चाहिए।